घर लेने के लिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक करना चाहिए हमें कि हमारा लोन कितना हो सकता है। राइट, किसी भी बैंक में जाएं और वहाँ जाकर नेशनलाइज बैंक में जाकर वहाँ किसी भी एग्जीक्यूटिव से पूछें कि मुझे कितना लोन मिल सकता है। आप जाते वक्त अपनी लेटेस्ट सैलरी स्लिप लेके जाएं ताकि वो आपको एग्जैक्टली बता पाएँ कि कितना लोन आपको मिल सकता है। लोन के लिए अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ एलिजिबिलिटी चेक करनी है, उसे डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं देना है बैंक को। सेकेंड पॉइंट आपका डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट में हमें मैक्स मेरे हिसाब से 5% डाउन पेमेंट करके भी आप घर परचेज कर सकते हैं, बट आप कोशिश करें मेरे हिसाब से 20% डाउन पेमेंट के लिए प्रिपेयर्ड रहें, क्योंकि अगर सपोज आप 5% डाउन पेमेंट करके अगर घर परचेज कर लेते हो तो ईएमआई का बर्डन आपके ऊपर हमेशा रहेगा। कोशिश करें 20% डाउन पेमेंट करें और स्टार्टिंग में लोन 30 इयर्स तक मिल सकता है, बट आप कोशिश करें 20 इयर्स से स्टार्टिंग करें। शायद 1 साल के लिए वेट भी किया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एसआईपी में आप डाउन पे मतलब सेट करें कि 5000 पर मंथ, जिस हिसाब से आपका फ्लैट कॉस्टिंग है 25 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ वाट एवर, उसके अकॉर्डिंगली आप आपकी सैलरीज के हिसाब से आप एक सर्टन अमाउंट आप डाउन पेमेंट के लिए एसआईपी कर सकते हैं। जैसे समझो 5000 की एसआईपी या 10,000 20,000, उस हिसाब से 2 इयर्स 1 ईयर की एक एसआईपी। कोशिश करें पर डाउन पेमेंट 20%, और स्टार्टिंग से लोन का जो टेन्योर है वो 20 ईयर्स से स्टार्ट करें, ना कि 30 ईयर्स से। क्योंकि कैसा होता है, अगर सपोज आपने 20 लाख का लोन लिया तो अप्रोक्सीमेट 30 इयर्स में आपके 60 लाख रुपीस तक टोटल अमाउंट चला जाएगा। 20 लाख का अपन लोन लेंगे और 20 इयर्स का रखेंगे तो 20 का 40 लाख रुपीस तक प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों जाएगा। राइट, बट हम उसे बाद में पार्ट पेमेंट करके और एवरी ईयर जैसे जैसे आपकी सैलरीज बढ़ेगी वैसे वैसे 10 जो आपकी सैलरी इंक्रीज हुई है उसका 30% या 20% आप ईएमआई में इंक्रीज कर दें। इसकी वजह से आपका लोन हार्डली 8 to 10 ईयर्स में ख़त्म हो जाएगा। राइट, जो 20 ईयर्स का अपन है या 30 ईयर्स का लोन आपने लिया है तो राइट, तो इस तरीके से हम पार्ट पेमेंट करके या जब भी हमारी सैलरी बढ़ती है उसका 30%, मेरे हिसाब से 30% करें, जो इंक्रीज हुई है सैलरी उसका ईएमआई में इंक्रीज कर दें। तो इसकी वजह से आपको 30 ईयर्स का लोन आपको हार्डली 8 to 10 ईयर्स में क्लोज हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रॉपर्टी सर्वे। प्रॉपर्टी सर्वे किस तरीके के, जैसे आपकी नीड क्या है एग्जैक्टली, राइट, कि आपका बजट कितना है, उसके अकॉर्डिंगली एक लोकेशन चूज करें जहां के रोड्स अच्छे हों, इंटरनल रोड्स वगैरह, स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल बैंक्स नज़दीक हों। स्टेशन नज़दीक नहीं हुआ चलेगा, बट लोकेलिटी मार्केट, क्योंकि आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। नियर बाई लोकल स्टेशन लेंगे तो ऑब्वियसली कॉस्टिंग काफ़ी हाई होगी, तो कंपेरेटिवली अगर सपोज आपका बजट कम है तो कोई इशू वाली बात नहीं है, बट लोकेलिटी चूज करते हुए इन बातों का ध्यान रखें कि प्रॉपर्टी जहाँ पर आप ले रहे हैं वहाँ पर सारे बैंक्स हॉस्पिटल्स वगैरह सब नियर बाय में हो। तो इससे क्या होता है, वहाँ की कॉस्टिंग्स भी बढ़ती हैं और लोकेलिटी में आपको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा काफ़ी कम हो जाता है। राइट, दूसरा पॉइंट है आपका कोई भी प्रॉपर्टी चूज करते वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लीगल प्रॉपर्टी। अब लीगल प्रॉपर्टी कैसे फाइंड आउट करें? लीगल प्रॉपर्टी में आपका सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि प्रॉपर्टी रेरा अप्रूव्ड हो। राइट, रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी होनी चाहिए। दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि कैरेक्टर अप्रूव्ड प्रॉपर्टी हो। ग्राम पंचायत या जिला परिषद वाली प्रॉपर्टीज ना हो। कम कॉस्टिंग के चक्कर में कहीं ग्राम पंचायत और जिला परिषद में प्रॉपर्टी मत परचेज कीजिएगा, फ्लैट मत परचेज कीजिएगा, क्योंकि आपका फ्लैट कॉस्टिंग सिर्फ नाम के लिए कम होगा, बट वो प्रॉपर्टी, एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे 20 लाख का अगर आपने लोन लिया लीगल प्रॉपर्टी में तो उसका रेट ईएमआई अप्रोक्सीमेट 15,000 आएगा 30 इयर्स के लिए, बट वही अभी के हिसाब से करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट चालू है अभी, तो उसके अकॉर्डिंगली 15,000 के करीब आपकी ईएमआई आएगी। वहीं अगर सपोज आप ग्राम पंचायत में अगर प्रॉपर्टी परचेज करते हैं सिर्फ 10 लाख रुपए की या 15 लाख का लोन लेते हैं, 15 लाख का लोन लेते हैं, तो उसकी ईएमआई अप्रोक्सीमेट 22,000 आएगी आपको। भाई क्यों? लोन अमाउंट कम लिया फिर भी रेट हमारी ईएमआई क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बढ़ के आएगा, क्योंकि वहाँ का रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्टिंग ही आपका 11% से लेके 15% तक जाएगा।
तो इन बातों का ध्यान रखें कि आप इलीगल प्रॉपर्टी में, मेरे हिसाब से तो 100% आप प्रॉपर्टी नहीं लेंगे चलेगा, इलीगल प्रॉपर्टीज में फंडिंग ना करें, प्रॉपर्टी परचेज ही ना करें ग्राम पंचायत या जिला परिषद वाले में, क्योंकि उनका प्रॉपर्टी की वैल्यूज भी धीरे धीरे बढ़ती है। उनकी कलेक्टर अप्रूव्ड जो लीगल प्रॉपर्टीज होती हैं और रेरा रजिस्टर्ड जो प्रॉपर्टीज उनकी कॉस्टिंग्स भी काफ़ी अच्छी तेज़ी से ग्रो होती है। ओके, दूसरा पॉइंट आता है प्रॉपर्टी किस तरीके की आप परचेस कर रहे हैं, लाइक अंडर कंस्ट्रक्शन या रेडी टू मूव। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरी वीडियो को अच्छे से देखें, एक छोटा सा भी पॉइंट मिस हो गया तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मिस हो सकती है। प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन परचेज कर रहे हैं कि रेडी टू मूव। अंडर कंस्ट्रक्शन अगर प्रॉपर्टी हम परचेज कर रहे हैं और उसका सपोज 3 इयर्स में पोजीशन है, राइट, तो हम 2-3 लाख, हमें बिल्डर बोल देते हैं कि 2-3 लाख रुपए आपकी प्रॉपर्टी की कॉस्टिंग कंपैरेटिवली रेडी टू मूव से हम सस्ते में दे देंगे, बट आपको परचेज नहीं करनी है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। उसका रीज़न बताता हूँ, सुनिए ध्यान से। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में आपकी EMI नहीं जाती है, आपकी जाती है प्री EMI, राइट। तो प्री EMI क्या होता है? प्री EMI में, EMI में क्या होता है? EMI में होता है कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आपका दोनों जाता है, और आपका प्री EMI में सिर्फ इंटरेस्ट पार्ट जाता है, ये आपको कोई नहीं बताने वाला, तो इंटरेस्ट पार्ट ही जाएगा आपका। तो आपने ध्यान रखना है कि हमें अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी नहीं परचेज करनी है, बट अगर अपने को अच्छी डील मिल रही है, अच्छी कॉस्टिंग में है, बिल्डर का रेपुटेशन अच्छा है और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी लग रही है, तो आप फिर भी 80 to 90% कंप्लीट हुई प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट करें, राइट। उसमें भी कोशिश करें कि आप लोन डिसबर्समेंट ऑलमोस्ट 90-95% के कंप्लीट होने के बाद में डिसबर्समेंट करें, फाइनल डिसबर्समेंट, क्योंकि डाउन पेमेंट करके रखो, रजिस्ट्रेशन करके रखो, पर डिसबर्समेंट मत कीजिए। ओके, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी होती है तो वेल एंड गुड, आपकी डायरेक्टली EMI स्टार्ट होती है और हमें एग्जैक्टली पता रहता है कि जो चीज़ मैं जिस चीज़ का पैसा दे रहा हूँ वो एग्जैक्टली मिलने क्या वाली है। अंडर कंस्ट्रक्शन में आपको पता नहीं कि किस तरीके की क्वालिटी, कमिटेड किस तरीके की चीज़ आपको मिलेगी, बट रेडी टू मूव में यहाँ आपको प्रॉपर पता रहता है कि भाई ये चीज़ मुझे मिलने वाली है, इस तरीके का, ये इस तरीके की किचन, ये चीज़ एमिनिटीज़ मिलने वाली है, ये सारी चीज़ें, राइट। क्लब हाउस डेवलपमेंट वाटेवर, वो सारी चीज़ें क्या क्या रहेंगी और किस तरीके की रहेंगी, राइट। तो ये चीज़ें प्रॉपर क्लियर रहती है हमें, राइट। अब अगला टाइप है हमारा बैंक, राइट। बैंक कैसा होता है? बैंक क्यों? तो भाई बैंक, किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं? नहीं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी एलिजिबिलिटी, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था। एलिजिबिलिटी में क्या होता है कि सपोज आपने प्रॉपर्टी देखी 25 लाख की, राइट, 25 लाख का लोन चाहिए आपको सपोज, राइट, और आपको लोन मिल रहा है सिर्फ 20 लाख, तो आपको लगेगा नहीं भाई 5 लाख तो मुझे मैनेज करने, और किसी से हम उधार ले लेंगे, इधर से मैनेज करने की कोशिश करें, फिर भी मैनेज नहीं हो पा रहे। तो ऐसा नहीं, आपको बैंक से फंडिंग हो जाएगा, क्योंकि कई सारे बैंक हैं जो आपको, जो कैलकुलेशन होती है लोन कितना बैठेगा या उसके नहीं, तो कई बैंक आपकी नेट सैलरी पे कैलकुलेट करते हैं, कई बैंक आपकी ग्रॉस सैलरी पे। तो सपोज जिसके पास आप गए शायद वो नेट सैलरी पे कैलकुलेट करते रहेंगे तो ऑब्वियसली लोन कम बैठेगा, और ग्रॉस सैलरी पे कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियसली लोन ज़्यादा बैठेगा। अब ये भी पता नहीं कि आपका जो बैंक लोन जिसके पास आप गए वो कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर सपोज 0.15% या 1% या 0.5% भी अगर आपको लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा के लेते हैं दूसरे बैंक, क्योंकि हर एक बैंक की रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होती है, तो उससे भी आपका लोन साइज कम हो जाता है, राइट। तो इन सारी बातों का ध्यान रखिए लोन लेते समय भी, कि भाई हमें बैंक चूज करते हुए हर एक बैंक से ऑलमोस्ट हमें ट्राई करना है नेशनलाइज बैंक, राइट। NBFC से लोन ना लें कभी भी, कोई भी फाइनेंस कंपनी या NBFC से लोन ना लें, कोशिश करें ना लें, क्योंकि बैंक से हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम मिलता है, और RBI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली वो लोग बैंक, नेशनलाइज बैंक वर्क करते हैं, राइट। तो इस तरीके की फाइनेंशियल वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।